मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अरब कंसल एंड स्वागत है आपका डेली न्यूज एनालिसिस फॉर बिगनर्स सीरीज के आज की सेशन में। इस सीरीज में हम इकोनॉमिक टाइम्स की हर न्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट्स, पास्ट स्टोरी एंड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। तो ये सीरीज बिगनर्स के लिए बिल्कुल ऐप्ट है जो अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को बिल्ड कर रहे हैं और एज अ न्यूज़पेपर उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को चूज़ किया। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट न्यूज़ से, DPIIT अगेंस्ट एनी चाइनीज लिंक कंपनी इन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। तो सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट टर्म DPIIT क्या है। DPIIT हमारा डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो यह बेसिकली गवर्नमेंट की एक डिपार्टमेंट है जो प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, मतलब कि इंडिया के अंदर पूरी इंडस्ट्रीज, सारी की सारी इंडस्ट्रीज और इंटरनल ट्रेड, यानी कि जहाँ का जो पूरा मतलब बाइंग और सेलिंग वाला मैकेनिज्म है वो अच्छी तरह वर्क करता रहे। तो इसके लिए क्या है, इन्होंने बोला है यहाँ पर कि ये अगेंस्ट है चाइनीज लिंक्ड कंपनी इन पब्लिक प्रोजेक्ट्स में, कि जो हमारे पब्लिक प्रोजेक्ट्स चलने लग रहे हैं उसके अंदर चाइनीज लिंक्ड कंपनी को हमें नहीं रखना चाहिए या फिर फंडिंग नहीं देनी चाहिए। तो इसका पहले बैकग्राउंड समझते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन June 8 ईज्ड द कर्ब्स फॉर डोमेस्टिक बिडर्स हैविंग टेक ट्रांसफर पैक्ट्स विद कंपनीज फ्रॉम सच नेशंस। तो ये मैंने पूरी रीड की है। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर बताया हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये पूरी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का डिपार्टमेंट है। इसके अंदर बेसिकली सारे जो जैसे बजट के अंदर एक्सपेंडिचर होते हैं या जो आपके जो मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर होते हैं जो साल भर में होते हैं वो रिव्यू किए जाते हैं। तो इसके अंदर क्या बोला है, यहाँ पर June 8 को इन्होंने क्या किया था, ईज कर दी थी कर्व्स, मतलब रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया था कुछ, कि जो डोमेस्टिक बिडर्स हैं, यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकें और वो कंपनीज यहाँ पे आके मतलब अपना बिजनेस कर सकें जिनका टेक ट्रांसफर पैक्ट है विद कंपनीज चाइना की जैसी। तो चाइना जैसी कंपनी के साथ जिन कंपनीज का क्या है, टेक ट्रांसफर पैक्ट्स। तो ये आप समझ सकते हैं, इसकी बेसिकली प्राइवेसी का ही दिक्कत होती है सारी, कि टेक ट्रांसफर पैक्ट्स कर रहे हैं तो ये डेटा भी सेल कर सकते हैं उनको। तो यहीं पे यही दिक्कत है, इसी वजह से DPIIT। और उसके बाद क्या हुआ कि June 8 को तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने ईज कर दी थी कर्व्स, मतलब बेसिकली इसको प्रमोट कर दिया था एक तरह से। तो इसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ पर अब बोला है, यहाँ पर अपोजिट एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। अब आपको पता है कि किस चीज़ को अपोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपोजिट एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट रिलैक्सेशन जो हुई थी June 8 को फॉर कंपनीज हैविंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पैक्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया है, विद चाइनीज फॉर्म्स, कि यहाँ पे अब जो DPIIT मैंने आपको बताया ये अपोज कर रही है इस प्रपोजल को, जो भी हमने एक्सप्लेन किया था पूरा। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। इसके अंदर एक और छोटा सा पैराग्राफ जो काम का है कि ये हुआ कब है, जो DPIIT ने DOE के जो प्रपोजल को जो अपोज किया है, तो ये हुआ है June 28 को। तो इसके अंदर बेसिकली आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एज अ टाइमलाइन अगर आप समझें चीज़ों को तो ज़्यादा अच्छा रहता है, कि June 8 को ऐसा हुआ, फिर June 28 को जो है ऐसा हुआ। तो यहाँ पर यही था। और आगे देखें तो सेड इट हैज़ रिसीव्ड रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम स्टेक होल्डर्स अलेजिंग दैट द June 8 क्लैरिफिकेशन इज अगेंस्ट द बेसिक पर्पस। तो यहाँ पे जो June 8 की क्लैरिफिकेशन थी वो कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंटेशंस आई हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं, यहाँ कुछ स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं कि June 8 वाली जो क्लैरिफिकेशन थी वो अगेंस्ट इट्स बेसिक पर्पस है, कि मतलब जिसके लिए वो किया गया था वो नहीं हो रहा उसमें। आगे देखिए तो यहाँ पर राइजिंग इनपुट कॉस्ट फोर्स कंपनीज टू हाइक प्राइसेस अगेन। तो बेसिकली इसके अंदर 3-4 बातें, ये वैसे तो बेसिक सी इंग्लिश है, इसके अंदर यहाँ पे कि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट वगैरह बढ़ रही है, लेबर की कॉस्ट बढ़ रही है, उसकी वजह से कंपनी को हाइक करने पड़ेंगे प्राइसेस अगेन। तो इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स हैं जो समझने वाले हैं। पहली बात कि राइजिंग इनपुट कॉस्ट जो हो रही है वो किस रीजन की वजह से हो रही है, एग्जैक्टली रॉ मटेरियल रीजन है उसका, लेबर रीजन है या क्या है। दूसरी बात, कौन सी कंपनीज ये हाइक प्राइसेस कर रही है, क्योंकि सारी कंपनीज तो जनरली नहीं करती हैं, तो कौन सी कंपनीज ये कर रही हैं। तीसरी बात, अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या पहले भी हुआ था अभी रिसेंट टाइम में। तो ये हमें तीनों बातें समझते हैं। सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पर ये आप देखेंगे कि कंपनीज हैव ऑलरेडी हाइक प्राइसेस बाय 10 to 12% इन जैन। तो आपको अगेन का आंसर मिल गया होगा कि यहाँ पर जैन से अब तक 10 to 12% हाइक कर चुकी है काफी सारी कंपनीज ये काम। अब देखें तो सेकंड पे चलते हैं, कंपनीज टू हाइक प्राइसेस, कौन सी कंपनी हाइक कर रही है, ऑटोमोबाइल्स की, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन्स, ये जो है कॉस्टलियर होने जा रहे हैं। यहाँ पे एक और लाइन लिखी हुई है, लार्जर FMCG कंपनीज वेरी ऑफ इम्पैक्ट ऑन डिमांड इफ प्राइसेस रेज। तो यहाँ पे काफ़ी जो बड़ी FMCG जो कंपनी है वो ये बोल रही है कि इससे डिमांड के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा अगर प्राइसेस रेज हो जाते हैं। तो ये सीधी सी बात है, तो अगर किसी चीज़ का बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि लोगों की परचेज करने की एबिलिटी कम हो जाती है। और अदर रीजंस भी रहते हैं कुछ, बट जो मेन रीजन है मैं आपको बता दिया। इसके अंदर देखें तो प्राइसेस ऑफ टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स एंड वॉशिंग मशीन्स आर सेट टू गो अप बाय 4 to 6% फ्रॉम जुलाई। तो यहाँ पे यही था कि यहाँ पे रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इनके प्राइसेस भी 4 to 6% अब जा सकते हैं। अब देखते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन था, राइजिंग इनपुट कॉस्ट। तो वो इस जो पूरे आर्टिकल के अंदर कवर्ड नहीं है, तो मैं आपको अंडरलाइन वगैरह करके नहीं बताऊंगा, बट इसके अंदर जो 2 ही बेसिक जो मैंने आपको फर्स्ट बता ही दिया था वैसे तो पहले ही, कि रॉ मटेरियल
में प्राइजेस का इंक्रीज होना, दूसरी बात लेबर का इंक्रीज होना, और लेबर के साथ साथ उनका माइग्रेशन जो हुआ था, जैसे कई लोग जो है अपने गांव वगैरह चले गए थे, लेबर क्लास में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन का रेट चला था मतलब पैंडेमिक के टाइम पर, तो वो जो वापस आ रहे हैं तो उसके वजह से यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आती है, तो हर चीज़ कॉस्ट में जाके कन्वर्ट होती है, क्योंकि देखो अगर टाइम ड्यूरेशन आई और 1 मंथ कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ तो उसका लोड आगे वाले मंथ्स पे जाएगा, उसकी वजह से कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमने पूरा इसके अंदर समझ लिया। जून कार डिस्पैचेज इन फास्ट लेन, तो सबसे पहले इसके एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ये एकदम से ऐसे कारों की न्यूज़ कभी कभी क्यों आ जाती है और कभी कभी क्यों नहीं आती। तो ऑटो इंडस्ट्री का सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक रूल बता देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, इनके लिए एक मैंडेटरी पर्पज है, मतलब मैंडेटरी क्लॉज है कि इन्हें अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आपने कई बार सुना होगा कि कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट्स निकालती हैं वगैरह, तो कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट जो निकालती है वो 1 साल में एक बार निकालती है, बट ऑटो इंडस्ट्रीज को अपनी कुछ फाइनेंशियल्स को मंथली बेसिस पे अब रिपोर्ट करना होता है। तो फर्स्ट वीक ऑफ मान के चल सकते हैं आप कि फर्स्ट वीक के अंदर अंदर सारे फाइनेंशियल्स जो हैं, मतलब कुछ फाइनेंशियल्स जैसे प्रॉफिटेबिलिटी, कितनी कार्स आपने इस पूरे महीने में बेची, कितना आपका प्रॉफिट रहा, कितना ईबिटडा एक टर्म चलती है, मैंने आपको पहली वाली वीडियोस में इनको बताया है, ईबिटडा एक टर्म चलती है, कितना आपका ईबिटडा रहा इस 1 मंथ में, तो उनको हर अगले मंथ के फर्स्ट वीक के अंदर पिछले मंथ का पूरे की रिपोर्टिंग देनी होती है। तो ये होता है यहाँ पर ऑटो इंडस्ट्रीज के लिए रूल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड। तो इसी की वजह से अगर आप देखेंगे जैसे ये इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, तो इनके अंदर जो फर्स्ट वीक के अंदर अंदर जैसे अब नेक्स्ट आने वाला है जून 30 है, तो अब नेक्स्ट वीक में आप देखेंगे कि कुछ ऑटो कंपनी जैसे आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, तो इनके कुछ कुछ रिपोर्ट्स के सेगमेंट्स आते रहेंगे न्यूज़पेपर के अंदर। इसके अंदर ये भी इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, जून कार डिस्पैचेज इन फास्ट लेन। तो जून के अंदर जो कार डिस्पैच हो रही हैं उसके अंदर सेकंड हाईएस्ट चल रहा है अब तक, 2,45,000 यूनिट्स ये डिस्पैच कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, ये सारी कंपनी ऑलमोस्ट मिलाकर है। तो ये आप देख सकते हैं कार इन्वेंट्री एट डीलरशिप्स हैज शॉट अप फ्रॉम 20 डेज टू 30-45 डेज। तो यहाँ पे यही है बेसिकली कि कार इन्वेंट्री 35 टू 40 डेज तक मतलब आ रही है बेसिकली डीलर जो है उनके पास। तो ये हमने पूरा इसके अंदर डिस्कस कर लिया। ये बेसिकली इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर पहले तो कुछ दिन पहले भी ये भी न्यूज़ में आया था कि अब तक की सबसे ज़्यादा कार की डिलीवरीज होने वाली हैं कुछ आगे मंथ्स में। तो ये बेसिकली उसी का एक प्रिपरेशन वाला फेज कह सकते हैं। इसके अंदर देखें तो यहाँ पर जो हमने पूरा जो आधा पेज है कवर कर लिया है। आधे पेज में अब काफ़ी दिनों से यही ट्रेंड चल रहा है कि एड्स ही आ रहे हैं। तो एड्स के अंदर मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी कंपनी देखें तो उसका आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये उसका कोर बिजनेस क्या है, दूसरी बात कि उसका शेयर प्राइसेस या कैसे फाइनेंशियल है उसके, कैसी ओनरशिप है उसकी। तो हम समझ लेते हैं इसकी माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे कंपनी है, तो इसका कोर बिजनेस तो बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा आईटी जाइंट है ये, और ये आगे मतलब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, सॉफ्टवेयर में सब में डील करते हैं, आपको पता ही है सारी चीज़ इसकी। और अगर आपको स्टॉक प्राइस देखना है तो हाँ, ये लिस्टेड है कंपनी और इसका स्टॉक प्राइस रुपीज़ में कन्वर्ट करके 2151 के आसपास चल रहा है। तो ये आप एज अ मतलब रेफरेंस इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखें तो आगे तो चलें तो पेपर पॉलिटिक्स का सेक्शन है, इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं होती है। इसके अंदर बेसिकली पॉलिटिक्स के मतलब न्यूज़ पूरी होती है, जैसे कि मतलब कोई नेता अगर किसी जहाँ पे कोई इलेक्शंस वगैरह चल रहे हैं उससे रिलेटेड न्यूज़ ज़्यादा होती है, तो उसको हम पूरी तरह डिस्कस नहीं करते हैं। तो इसके 2 पेजेस आते हैं डेली बेसिस पे, तो दोनों पेजेस को हम स्किप करेंगे। अब आगे चलो यहाँ पर कंपनीज परस्यू प्रॉफिट का सेक्शन है, ये और एक और आगे ईटी मार्केट सेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों। तो अगर आपको पढ़ना है तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, बट आज के दिन में देखें तो आज के दिन में मतलब एक न्यूज़ के अलावा पूरे में एड्स हैं, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यूपी मूव्स सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट एचसी प्रोटेक्शन टू ट्विटर एमडी। तो यहाँ पर ट्विटर एमडी के खिलाफ यहाँ पे एक तो केस मैंने आपको पहले बताया था, वो हम पहले डिस्कस करते हैं। तो एक केस मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैंने शायद लिख भी रखा है, हाँ यहाँ पर फर्स्ट केस है यहाँ पर कि जो यूपी के लिए जो वो उन्होंने एक फेक वीडियो जो उनके प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई थी, उसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने कहा था कि इसको आप डिलीट कर दो। कौन सी वीडियो थी वो, कुछ पुलिसमैन से रिलेटेड थी, पुलिसमैन को शूटिंग करनी थी वगैरह, वो फेक वीडियो थी, वो वायरल हो गई थी। तो इन्होंने बोला था ट्विटर को कि हटा दो इसको हमारे प्लेटफॉर्म पर, अपने प्लेटफॉर्म पर से, तो पर इन्होंने ऐसा नहीं किया था। तो क्या हुआ था कि जो ट्विटर इंडिया के एमडी हैं उनके खिलाफ एक रिपोर्ट मतलब एफआईआर दर्ज हो गई थी, तो उनको जो है रिपोर्टिंग करनी थी एक थाने में, मतलब यूपी के एक थाने में। और आगे देखें तो अब क्या हुआ है कि यहाँ पर एक सेकंड रिपोर्ट सिमिलर केस में हायर हुई है, एफआईआर हुई है बेसिकली। इसके अंदर क्या बोला गया है कि यहाँ पर ये यहाँ पर जो इनकरेक्ट इंडिया मैप जो मैंने आपको कल बताया था, जिसके अंदर बेसिकली इंडिया का मैप था, उसके अंदर कश्मीर पाकिस्तान के अंदर इंक्लूड कर रखा था। तो वो जो मैप था वो वायरल हो गया था, वो भी यूपी गवर्नमेंट ने बोला था कि इसको रिमूव कर दो आपके प्लेटफॉर्म पर से। तो बेसिकली वही सेम स्टोरी है कि इनको एमडी के ऊपर केस हो गया वापस से, कि उनको वापस से एक बार मतलब जाना है बेसिकली थाने में। तो ये हमने इसको पूरा डिस्कस कर लिया। इसके अंदर देखें तो दिल्ली पुलिस बुक्स ट्विटर अंडर पोक्सो। तो इसके अंदर बेसिकली पोक्सो एक एक्ट होता है, बेसिकली इसका ये पोर्नोग्राफी और चाइल्ड प्लेटफॉर्म से रिलेटेड बात होती है। तो अगर चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं, बट इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं है। तो मैंने आपको जो मेन न्यूज़ थी वो ये बता दिया। इसके अंदर भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं था अगर आप देखेंगे, बट फिर भी ये कंपनीज पर प्रॉफिट के अंदर है, तो मैंने आपको डिस्कस।
ये ईटी मार्केट का सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। अगर आपको अपनी फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, टर्म से रिलेटेड अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीपेंड करना है तो आपको ये स्पेसिफिकली जरूर पढ़ना चाहिए। हालांकि पूरे पेज के अंदर, पूरे न्यूज़पेपर के अंदर वही चीज़ ज़्यादा सेंट्रिक रहती है। मूव लाइकली टू स्लैश मार्जिन्स जस्ट अ फोर्थ। इससे पहले हम ये वाली मेन न्यूज़ पढ़ते हैं। सेबी अलाउज क्रॉस मार्जिन्स ऑन कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेड्स। तो ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको सब कुछ इसका बताने लगा तो कम से कम 2 घंटे भी लग सकते हैं, बट मैं आपको बहुत बेसिक में बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं फ्यूचर्स क्या होता है। तो फ्यूचर्स होती है वो डील जिसके अंदर, जैसे आपने, मैंने आपको कल भी बताया था वैसे तो, कि फ्यूचर्स होती है वो डील जिसके अंदर आपने आज का प्राइस फिक्स कर लिया। लेट सपोज आज कोई चीज़ है, एक्स चीज़ है जो 10,000 रुपीज़ की मिल रही है। तो आप एक डीलर के पास गए, आपने उससे बात कर ली कि मैं 1 महीने बाद इसको 10,000 में ही खरीदूंगा। आपको समझ में आया कि 10,000 में, यानी कि आज के प्राइस में वो फ्यूचर पे खरीदेगा, इसलिए इसका नाम फ्यूचर है। इसके अंदर दोनों केस हो सकते हैं। अगर वो उसकी वैल्यू राइज कर जाए, 11,000 हो जाए तो आपका प्रॉफिट है, अगर 9,000 हो जाए तो आपका लॉस है। तो ये दोनों ही बातें हो सकती हैं। पर अगर मान लो आपको ये फेथ है कि आप 11,000 हो सकता है प्राइस, तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट ऐसी तरह से करेंगे। तो ये होता है फ्यूचर ट्रेड का पूरा मतलब कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर देखिए यहाँ पे क्रॉस मार्जिन, और ये मार्जिन का बेसिकली कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो मार्जिन वो होता है कि आपका कितने टाइम के बाद आपका पूरा सेल आउट हो जाएगी सिक्योरिटी। जैसे आपने लेट सपोज, यहाँ पे मैंने पूरा एग्जांपल बनाया, बट इससे पहले हम एक छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट सपोज आपने 100 रुपीज़ का कोई जैसे इन्वेस्टमेंट की, तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक लेवरेज भी लगता है। उसको मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ, तो इसलिए लेवरेज को छोड़ रहा हूँ। तो लेवरेज के अंदर, तो सॉरी, मार्जिन के अंदर ये होता है, अगर आपने 100 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करी, उसके बाद क्या होगा कि आपका कितने टाइम बाद, जैसे आपका मान लो 100 रुपीज़ का लॉस हो गया, तो उसके बाद वो सीधी सी बात है सिक्योरिटी अपने आप सेल हो जाएगी, जो भी है वो। तो उसके बाद यही होता है कि उसकी जैसे वैल्यू अपने 100 रुपीज़ पे आपने ये बोला कि उसकी वैल्यू 1,000 रुपीज़ पर थी। ये होता है बेसिकली लेवरेज का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे इंटू 10 का लेवरेज लगता है कि आपने 100 रुपये का मतलब एक तरह से प्रीमियम टाइप्स देके 1,000 रुपये की सिक्योरिटी को बुक कर लिया, उसको आप आगे प्राइस परचेज कर लेंगे जब आपको 900 का डिफरेंस देना पड़ेगा। ये होता है बेस, मैंने लेवरेज भी कवर कर ही लिया, सीधी सी बात है। बट यहाँ पे देखें तो यहाँ पर अगर आपका जैसे उसकी प्राइस वैल्यू फॉल कर जाती है 900 रुपीज़ पर, तो आपका पूरा 100 रुपये का लॉस हो रहा है यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी सोल्ड हो जाएगी, क्योंकि आपके अकाउंट में कुछ बैलेंस बचा ही नहीं है उस सिक्योरिटी को आपके लिए रिजर्व करने का, रखने के लिए। तो बेसिकली लेवरेज का और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मार्जिन का कॉन्सेप्ट होता है वो डिस्कस कर लिया। मार्जिन बेसिकली 2 तरह के होते हैं यहाँ पर, क्रॉस मार्जिन और इंटीग्रेटेड मार्जिन। तो क्रॉस मार्जिन में क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज आपने किसी ऐप के ऊपर गए जिसके ऊपर आपको फ्यूचर्स को परचेज करना है। तो फ्यूचर्स का आपका वॉलेट है, वॉलेट होता है जिसके अंदर जैसे आप मनी डालेंगे, तो मनी डालिए आपने 100 रुपये लेट सपोज, उससे आपने अपने फ्यूचर ट्रेड में, फ्यूचर ट्रेड के लिए आपको उसके अंदर से पैसे निकालने पड़ते हैं कि आप आज के दिन कितने का ट्रेड करेंगे, या एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आप कितने का ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो लेट सपोज आपने 40 रुपीज़ उससे निकाल लिए, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ कि आप 40 रुपीज़ का ट्रेड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर 2 टर्म समझनी है, यहाँ पर क्रॉस मार्जिन एंड यहाँ पर इंटीग्रेटेड मार्जिन। तो इसके अंदर बेसिकली यही होता है कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड मार्जिन से हम स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेटेड मार्जिन होता है कि आपने कोई फ्यूचर के अंदर इन्वेस्ट करा, तो उसके बाद क्या है कि आपका लॉस हो रहा है 40 रुपीज़ तक का, 40 रुपीज़ हो रहा है, 30 हो रहा है, 20 हो रहा है, 10 हो रहा है। तो उसके वजह जब वो लॉस आपका 40 रुपीज़ माइनस पर पहुंचेगा तो आपकी सिक्योरिटी अपने आप सोल्ड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई उसके बाद बैक नहीं है आपको उसको परचेज करने के लिए, रिजर्व रखने के लिए, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। अब आगे देखिए, तो आपको लग रहा होगा ये तो नॉर्मल सी बात है, तो फिर क्रॉस में क्या होता है। तो क्रॉस में आपका वो ये वाला 40 वाला बैलेंस तो ले ही लेगी, बट ये 100 वाला जो ओवरऑल आपका टोटल बैलेंस है फ्यूचर वॉलेट के अंदर, वो भी ले लेगी। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका जैसे आपने 40 रुपीज़ के हिसाब से कोई सिक्योरिटी परचेज करी, लेवरेज लगा लेट सपोज x10, तो आपने 400 रुपीज़ की कोई सिक्योरिटी परचेज करी भी है। तो उसके बाद क्या है कि आपको 40 रुपीज़ तक का लॉस हो रहा होगा, तब भी ये सेल नहीं करेगा अगर आपने क्रॉस मार्जिन चूज किया। अगर वो 100 रुपीज़ तक चला गया लॉस, तब आपकी वो सिक्योरिटी अपने आप सेल हो जाएगी। तो ये बेसिकली होता है यहाँ पर आपके क्रॉस मार्जिन का कॉन्सेप्ट। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है। अगर आपको फ्यूचर्स के ट्रेड में से थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तो जैसे आपको थोड़े थोड़े आपको 1-2 बार अगर आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, देख लें, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर बेसिकली सबसे मेन तो कॉन्सेप्ट यही था। पर आगे चलें तो यहाँ पर विल सेफर बेट HDFC ग्रुप स्टॉक्स अंडर परफॉर्म इन द नियर टर्म। तो सेफर बेट यहाँ पे इन्होंने HDFC ग्रुप के स्टॉक्स को बोला हुआ है, क्योंकि काफी पॉजिटिव रिटर्न्स शो कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके अंदर इन्होंने क्या बोला, अंडर परफॉर्म। अंडर परफॉर्म का मतलब होता है किसी भी स्टॉक का, जैसे आपने 100 रुपये का कोई इन्वेस्टमेंट की, अगर आप उसे FD में डालते हैं तो आपको मतलब मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपको 7% रिटर्न मिलता। बट आप लेट्स सपोज आपने स्टॉक्स में अंदर डाला, तो आपको तभी बेनिफिट है इसको डालने का कि आप रिस्क भी ले रहे हैं इतना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा जा भी सकता है। तो अब तभी इसको फायदा है कि कम से कम आपको 10% से ज़्यादा का रिटर्न मिले। क्यों? क्योंकि आपको 7% तो FD में ही मिल रहा है, तो वो तो बिल्कुल सिक्योर है 100%। तो ये 10% से ज़्यादा अगर आपको रिटर्न मिले तभी अच्छी बात होती है। अगर 10% से कम या 7% से भी कम मिले तो उसको कहते हैं कि अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ये FD का मैंने एग्जांपल लिए। अब ऐसे किसी भी चीज़ से आप अपने इन्वेस्टमेंट को, ये होगी आपकी इन्वेस्टमेंट इस केस में, तो आप उसको किसी भी चीज़ से जो कंपेयर करके देख सकते हो जो आपको लॉजिकल लगे।
तो ये बेसिकली होता है अंडर परफॉर्मेंस का या ओवर परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट। लेट्स सपोज यहीं पे अगर आपका रिटर्न आ गया 25%, तो आप बोलेंगे कि हाँ जी हमारा जो मतलब इन्वेस्टमेंट है वो ओवर परफॉर्म कर रही है। तो यही होता है बेसिकली आप कैसे इसको जो कंपेयर करते हो। तो इसके अंदर क्या हुआ है कि यहाँ पर जब किसी भी अगर स्टॉक्स के अंदर या आपके म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो, तो आपका एक काफ़ी बड़ा कंपैरिजन रहता है निफ्टी 50 के साथ कि निफ्टी 50 ने कितने रिटर्न्स दिए और हमारी इन्वेस्टमेंट पर कितने रिटर्न आए। तो एचडीएफसी ग्रुप के स्टॉक पर इन्होंने बताया हुआ है कि कितने रिटर्न्स चल रहे हैं, 17%, 2%, 10%, -7%। तो ये बेसिकली स्टॉक अगर जैसे डिक्रीज कर जाता है तो -7% हो गया। तो ये इन्होंने कंपेयर किया 29.27% निफ्टी ने रिटर्न्स दिए इससे। तो ये बेसिकली बिल्कुल एप्ट है कि अंडर परफॉर्म किया है सारे जो एचडीएफसी ग्रुप के स्टॉक्स हैं उन्होंने। और उन्होंने क्या किया यहाँ पर, इन्होंने पीयर्स से भी कंपेयर किया। पीयर्स मतलब कॉम्पिटिटर, जैसे आपको नाम से पता चलेगा, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है तो इससे कितना जो इनका रेवेन्यू रहा, तो इनका जैसे 71% है, 17% और इनका 19% है। तो यहाँ पर भी अंडर परफॉर्म 2% से कर रहे हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर इन्होंने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर एचडीएफसी ग्रुप के स्टॉक्स की कैसी अंडर परफॉर्मेंस इन द नियर टर्म रही है और मतलब आगे वाले टर्म्स में भी रह सकती है। ये इन्होंने इस न्यूज़ के अंदर आगे बोला हुआ है। इसके अंदर एज सच कोई कॉन्सेप्ट इसके बाद नहीं है, ये अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट इसके अंदर भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। S&P 500 नैस्डैक हिट फ्रेश हाइज। तो जैसे हमारे इंडिया के अंदर चलते हैं निफ्टी और सेंसेक्स, वैसे यूएस के अंदर चलते हैं आपके S&P 500 और नैस्डैक। नैस्डैक अपने आप में एक जो स्टॉक एक्सचेंज भी है, बट नैस्डैक अपने आप में एक इंडेक्स भी है। तो अगर आप चाहें तो ये बेसिकली इंडेक्स के नाम हो गए दोनों। तो इन्होंने क्या किया कि फ्रेश हाइज मतलब आज तक का सबसे हाई पॉइंट हिट किया है। तो अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली जितना हाई दे रखा है, मतलब जो पॉइंट हिट किया है वो भी दे रखा है। तो इसको आगे चलते हैं। यहाँ पर स्मार्ट इन्वेस्टिंग का पेज है। इसके अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं होती है। ऐसे होता है कि आपको जैसे इन्वेस्टमेंट वाली टिप होती है ना, जो कि कई लोग मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट की कोई टिप दे दो, तो वो होता है इसके अंदर बेसिकली। तो इसके अंदर देखिए तो यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है थायरोकेयर सेट फास्ट टू ट्रैक विद फार्मेसी। तो इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे यही जो मैंने आपको कल भी कवर किया था कि थायरोकेयर फार्मेसी मतलब बेसिकली थायरोकेयर को अक्वायर कर रहा है। तो उसके बाद क्या है कि फार्मेसी की टोटल वैल्यूएशन 1 बिलियन के आसपास हो जाएगी। इसके अंदर थायरोकेयर इज प्राइमरीली अ B2B बिजनेस डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइडर। तो यहाँ पे ये बताया है कि ये फास्ट ट्रैक पे क्या है कि ये मतलब बेसिकली इसके जो फंडामेंटल्स हैं, थायरोकेयर का फंडामेंटल ये है कि ये B2B बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ये खुद में एक बिजनेस है और एज अ बिजनेस को ही ये सर्व करते हैं। तो एक ये हो सकता है B2B, एक हो सकता है B2C। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2-3 टर्म्स। B2C इसका मतलब होता है कि आप एज अ बिजनेस एक कस्टमर को डायरेक्टली डील कर रहे हैं। तो ये होता है B2C, जैसे रिटेल स्टोर्स हो गए। एक होता है C2C। C2C भी एग्जिस्ट कर सकता है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपकी अगर आप थोड़ा वैसे समझें तो जैसे ब्लैक मार्केट हो गई या चोर बाजार हो गया, तो वो एक तरह से C2C मार्केट होती है। क्यों? क्योंकि उसमें खुद कंज्यूमर्स जो पहले उसको यूज़ कर चुके हैं गुड को वापस जो है सेल कर रहे होते हैं दूसरे कंज्यूमर्स को। तो इसके अंदर यही होता है। आप इसको रिटर्न वाली पॉलिसी के साथ भी लिंक कर सकते हैं कि रिटर्न किया एक कंज्यूमर ने और दूसरे कंज्यूमर ने ही उसको डायरेक्टली कंज्यूमर से परचेज कर लिया। तो यहाँ पर C2C का बिजनेस होता है। ये कुछ बिजनेस मॉडल्स हैं बेसिकली। तो थायरोकेयर फॉलो करते हैं यहाँ पर B2C बिजनेस, जैसे यहाँ पे बताया। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि बिजनेस टू बिजनेस, की बिजनेस से बिजनेस तक ही डील करते हैं। तो इसके अंदर देखिए तो इन्होंने ये बताया हुआ है कि फार्मेसी की प्रेजेंस में जब फार्मेसी इसको अक्वायर कर लेगा उसके बाद क्या होगा कि ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडर ज़्यादा बन जाएगा, कि ऑनलाइन सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि फार्मेसी जो है खुद भी एक ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर ही है। और यहाँ पर अगर आगे देखें तो यहाँ पर रेफरेंस इंटरवल, तो यहाँ पे कुछ जो है रिटर्न्स दिए हुए हैं सेल्स के, मतलब बेसिकली डेटा दिया हुआ है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दी हुई है किसकी, थायरोकेयर की, और उसके कुछ जो पीयर्स हैं जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसकी, डॉक्टर लाल पैथलॉब्स, मेट्रोपोलिस, उसकी। तो ये मिनट्स के अंदर डिस्कस कर लिया पूरा। अब अगर इसके अंदर आगे आप डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये छोटी छोटी न्यूज़ है बिल्कुल, इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं है। आगे चले तो यहाँ पर इसके अंदर आप देख सकते हैं इकोनॉमी मैक्रो, ये वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट आज तो इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं है भी नहीं। तो इसके अंदर देखें तो यहाँ पर एक स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड का एक टॉपिक आ रहा है। इसको हमने पहले तो शुरुआती वीडियोज़ में डिस्कस किया था। तो अब चलते हैं एक बार इसके ऊपर वापस से कि यहाँ पर एक कंपनी की रिपोर्टिंग करी हुई है कि फाइनेंशियली कैसी है कंपनी। तो पूरे इसके अंदर बताया हुआ है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना रहा, उनकी इनकम कितनी रही, एक्सपेंसेस कितने थे, वगैरह वगैरह सब कुछ बताया हुआ। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। बेसिकली अगर आप इस साइड को ज़्यादा पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप ऐसी किसी भी टर्म से जितना फैमिलियर रहते हैं उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अब इसके अंदर देखिए तो यहाँ पे स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दो टर्म्स आ रही हैं। तो एक हम समझ लेते हैं कंपनी का बेसिकली दो चीज़ हो सकती हैं, या तो कोई मतलब जो उसका स्टोर है वो उसकी खुद की ब्रांच हो सकती है, या उसकी कोई आउटलेट है वो उसकी खुद की ब्रांच हो सकती है, या फिर दूसरी कोई कंपनी हो सकती है जिसके अंदर उसने इन्वेस्ट किया हो। तो यहाँ पे दो टर्म्स हो सकती हैं। पर अगर ब्रांचेस, लेट्स सपोज एक कंपनी की 10 ब्रांचेज हैं, तो उसने क्या किया कि अपनी बैलेंस शीट को, यानी ये हो गया उसका हेडक्वार्टर और 10 उसकी ब्रांचेज हैं,
तो उसने क्या किया, यहाँ पे स्टैंड अलोन का मतलब मैं आपको बताता हूँ। स्टैंड अलोन का मतलब होता है कि उसने अपनी बैलेंस शीट को लिया, इस बैलेंस शीट को, और अपनी 10 जो ब्रांचेस हैं उसको बैलेंस शीट्स को लिया, इनकम स्टेटमेंट को लिया, कैश फ्लो को लिया, सबको लिया और उसको प्लस कर दिया, तो वो मिलके बन जाती है स्टैंड अलोन स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे आपको स्टैंड अलोन समझ में आ गया। अब क्या है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए दो तीन चीजें हो सकती हैं कि या तो उसने, मैं आपको एक स्केल बताता हूँ 0 से 100, अगर उसने 0 से 20 इन्वेस्ट किया है तो उसका कोई नाम नहीं होता। अभी मैं समझाता हूँ इसका फंक्शन क्या है। 20 से 50 इन्वेस्ट किया तो उसका नाम होता है यहाँ पर एसोसिएट। अभी आप इस टर्म को समझ लें बस, 0 से 20% अगर उस कंपनी की होल्डिंग है तो वो होता है एसोसिएट। आपकी 20 to 50% से एसोसिएट है। अगर 50% से 100% है तो आपको समझ में आ रहा है सब्सिडरी, तो ये बन जाती है सब्सिडरी। अगर आप अपनी ब्रांचेस की बैलेंस शीट को, यानी कि ये हो गई बैलेंस शीट, अपने हेडक्वार्टर की बैलेंस शीट को, अपनी एसोसिएट्स की बैलेंस शीट को, अपनी सब्सिडरी बैलेंस शीट्स को, और साथ ही साथ एक और टर्म चलती है जॉइंट वेंचर। इन 5 बैलेंस शीट्स को, स्टेटमेंट्स को या कैश फ्लो को अगर आप कंबाइन कर देते हैं और टोटल मिला देते हैं तो वो होती है आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये दोनों हमने पूरा जो है कॉन्सेप्ट इसके अंदर डिस्कस कर लिया। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ कर सकता है। तो हमने ऑलमोस्ट पूरा न्यूज़ इसके अंदर डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं, यहाँ पे एडिटोरियल के पेज पे चलते हैं। एडिटोरियल के पेज पे इसलिए डालूं क्योंकि हमारा जो पूरा ऑलमोस्ट न्यूज़पेपर कवर्ड है। तो इसके अंदर यहाँ पे एडिटोरियल है, हु विल टर्न द लाइट्स ऑन, ये बेसिकली एडिटोरियल है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और भी एडिटोरियल है इसके अंदर दो, तो सॉरी एक, इसको भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो अगर आप जैसे कुछ कमेंट्स में आते हैं जैसे कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको मैं बता दूं क्लैट के लिए तो इसके अंदर ज़्यादा कोई मटेरियल नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आप जैसा आपने जो कमेंट में कर रहे थे उसमें उन्होंने बताया था कि ऐसी हेल्प चाहिए जैसे जो आपके डिसीजन आते हैं सुप्रीम कोर्ट के वगैरह, तो आपको जैसे प्योर पॉलिटिक्स के अंदर थोड़ा बहुत मिल सकता है, बट मेरे को तो नहीं लगता इसके अंदर कुछ ज़्यादा मिल सकता है। मैंने आज भी आपके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखने की कोशिश की, बट ज़्यादा नहीं मिला मेरे को। और दूसरी बात, कैट के लिए अगर आप चाहें तो न्यूज़ तो इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ देखें तो यहाँ पर आप जो एडिटोरियल है उसको जरूर पढ़ लें, क्योंकि इससे आपके वोकैबुलरी का इसके अंदर सेक्शन जो होता है और आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वो इसके अंदर इंप्रूव हो सकता है, मतलब होगा ही बेसिकली, हो सकता है। तो वैसे क्या यहाँ पे एक ईटी पर का सेक्शन है, यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं होती है, इसको पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं डेली बेसिस पर। जैसे यहाँ पे ऐसी न्यूज़ होती है सोशल ट्रेंड से रिलेटेड वगैरह की, यहाँ पर जो फैशन जायंट्स कम टुगेदर फॉर अ मेगा सेल, तो ये इसके अंदर सीधी सी बात है कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आगे देखिए तो यहाँ पर ब्रांड इक्विटी, इसके अंदर भी कोई कॉन्सेप्ट एज सच नहीं होता है, बट अगर आप चाहें तो इसको फिर भी पढ़ सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर ब्रांड इक्विटी नाम से पता चल रहा है कि कैसे बड़े बड़े ब्रांड्स अपने ब्रांड्स बिल्ड किया, स्टोरीज यहाँ पे सक्सेस स्टोरीज कभी बार आती हैं, तो वो आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, बट आज के दिन तो मैं बोलूँगा इसको अवॉइड ही करें। तो दैट्स इट, एंड हमारा जो न्यूज़पेपर है वो कवर्ड है, और मैं जो इसकी पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक कर दूंगा, और साथ ही साथ मैंने इसका जो पूरा एक फोल्डर बना दिया है, तो उसके अंदर सारी पीडीएफ आपको एक ही साथ मिल जाएंगी, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके साथ। तो साथ ही साथ आप इसके साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर क्या है कि आपको जैसे अगर कोई भी डाउट पूछना है, अगर आपको जैसे मैंने आज कोई न्यूज़ बताई, कोई कॉन्सेप्ट बताया, कुछ भी डाउट पूछना है, जैसे आज आपका कॉन्सेप्ट है क्रॉस मार्जिन का, उसके अंदर प्रोबेबली हो सकता है आपको डाउट हो, तो आप अगर चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो उसके लिए भी आपको जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा और अबाउट सेक्शन के अंदर भी मिल जाएगा। तो दैट्स इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।